नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम 2019 में रिलीज हुई एक्सिट नाम की एक सुपर एक्शन थ्रिलर मूवी की व्याख्या देखने वाले हैं। अचानक एक रात शहर के बीचों बीच कोई अजीब सी चीज फैलना शुरू हो जाती है। अगर गलती से कोई इस गैस को थोड़ा भी सांस में ले लेता है तो उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और लोग वहीं पर मर जाते हैं। तो सोचिए, अगर इतना खतरनाक धुआं पूरे शहर में फैल जाए तो वहाँ फंसे लोगों की हालत क्या होगी? उन्हें कौन बचाएगा? ऐसी स्थिति में फंसा हमारा फिल्म का हीरो, क्या वह अपने परिवार को भी बचा पाएगा या बाकी पीड़ितों की तरह वह भी मर जाएगा? इसमें ही पर्सनल केस को किसने रिलीज किया, क्यों रिलीज किया, इन सब जबरदस्त ट्विस्ट्स के साथ यह फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताई गई है। पूरी कहानी में जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत एक शांत पार्क से होती है जहाँ कोई युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। सीखी कलाएं दिखाते हुए वह गंभीरता से एक्सरसाइज कर रहा है। इस फिल्म के हीरो का नाम युंगम है। हर पोज में उसे दिखाने के बाद जब वह साइड की ओर देखता है तो वहाँ लाइन में बैठे हुए 3 सीनियर महिलाएं हीरो को घूर रही हैं। ग्रैनीज को देखकर युंगम थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर भी गंभीरता से इन पर्स पकड़कर लटकता है। पार्क में बच्चों की टोली उसकी गंभीरता देखकर सोचती है, ये कौन है, इसके साथ खेलना मुश्किल होगा, और वे कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, पता है ये कौन है? यही इस एरिया का आईपीएम है। वो आदमी मैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन और हीमैन के बारे में जानता है, लेकिन जब एक बच्चा पूछता है कि आयरन बार मैन कौन है तो उसे समझ नहीं आता। तब एक लड़का कहानी बनाता है, ये लव स्टोरी है, उसकी गर्लफ्रेंड आयरन बार से गिरकर मर गई थी, तभी से ये पागल हो गया है, हमेशा आयरन बार को पकड़कर लटका रहता है। वह अपनी मर्जी से कहानी सुनाता है। बेचारा, ये सुनकर कुछ बच्चे युंगनम को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन युंगनम को पता नहीं होता कि उसके बारे में अजीब अफवाहें बच्चों में फैल रही हैं। वह तो बस 6 टिकटों के बीच खोया रहता है। तभी उसका मामा उसे देखकर कहता है, अरे बबुआ, ये क्या है? मामा पूछते हैं, समझ में आया? क्या अंकल तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को कोकन खिलाएंगे? लड़के को लगता है कि अगर वह दोस्तों से कहेगा कि आयरन बार मैन उसका मामा है तो उसकी इज्जत चली जाएगी। वह कहता है, चलो यार, यहाँ से निकलते हैं, ये आदमी अजीब बातें कर रहा है। वह दोस्तों को ले जाता है। युंगनम पीछे अनजान खड़ा रह जाता है। मेरा भांजा कितना भी शरारती हो, कितना खुश है। कट करते हैं, अगला सीन यंगनम के घर शिफ्ट होता है। यहाँ टीवी पर घर की चीजों से कैंसर ठीक करने का प्रोग्राम चल रहा है। यंगनम की वजह से उसकी माँ भी पास बैठकर बोर हो रही है। सोच रही है, रिमोट दे दो, कोई सीरियल लगा लूं। हर बार यही होता है। ये बड़े आदमी पिता भी यंगनम की वजह से परेशान है। पापा बोले, कल हीरो की माँ डब्बाइयों का जन्मदिन है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी पार्टी अरेंज की गई है। इसलिए हीरो की बहन कहती है, कल पहनने के लिए सूट तैयार है, और हड़बड़ी में सबको भिखारियों की तरह देखती है। लो $5, कल सुबह जाकर हेयर कट करवा लो। पार्टी में रिश्तेदारों के सामने इज्जत खराब करोगे तो देख लूंगी। बहन है ना, प्यार भी ज्यादा है। मस्ती में 4 गालियाँ, 2-3 थप्पड़ भी मारती है। मुझे ही मारोगे कहकर उसे घसीटकर बाहर निकाल देती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। बाहर से कहती है, इस महीने की पॉकेट मनी भी काट दूंगी, और चली जाती है। उम्र 30 हो गई है, फिर भी पॉकेट मनी क्यों मिल रही है? ऐसा मत सोचिए, यंगनम के पास काम नहीं, वह बेरोजगार है। कॉलेज से उसे रॉक क्लाइंबिंग का शौक है। तब वह हीरो था, लेकिन अब जिंदगी में हीरो बनने की हालत नहीं। बेचारा हीरो जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 5 साल पहले जब हीरो कॉलेज में था, उसे रॉक क्लाइंबिंग पसंद नहीं थी। उस क्लब की एक लड़की उसे बहुत पसंद थी। वही फिल्म की हीरोइन है, नाम शेव है, और उसे रॉक क्लाइंबिंग की अच्छी जानकारी है। वह इसमें एक्सपर्ट है, लेकिन हीरो को ये काम नहीं आता, नहीं पता है कैसे करना है, इसीलिए वह उलझन में रहता है। अगले दिन सुबह हमारा हीरो कोट सूट पहनकर पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी माँ अचानक आकर कहती है, मेरा राजा इधर घूम जा। वह उसके बालों को अस्त व्यस्त करके कहती है, ये कौन सा हेयर स्टाइल है? मुझे भी स्टाइलिश दिखना है। और बाल पूरी तरह बिखेर कर कहती है, कितना क्यूट लग रहा है, आजा व्हाट्सएप स्टेटस के लिए फोटो लेती हूँ। और फोटो लेकर चली जाती है। इतने में हमारा यंग हीरो कम से कम अपनी पैंट पहन ही लेता है। आखिरकार ये तीनों कार में पार्टी हॉल के लिए निकल पड़ते हैं। ये पता चलता है कि हमारे हीरो यंगनम की 3 बड़ी बहनें हैं और तीनों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। शुरुआत में हमने हीरो की तीसरी बहन को देखा था। जब सारे कजिन्स इकट्ठा होते हैं तो वे अलग से मीटिंग करते हैं। वैसे ही यंगनम भी अपने कजिन्स के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वे पूछते हैं, अब तुम क्या कर रहे हो? हीरो जवाब देता है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह उठना, खाना, सोना, फिर से वही। और गंभीरता से कहता है कि वह ऑक्सीजन की बर्बादी कर रहा है। फिर पूरा परिवार ग्रुप फोटो खिंचवाता है। इसके बाद होटल मैनेजर कहता है, ओके, अब सभी लोग ताली बजाइए।
जैसे ही यह घोषणा की जाती है कि यू केक काटने वाली है, केक पर से मोमबत्ती हटाने के लिए होटल की असिस्टेंट मैनेजर भी आगे आती है। बस यहीं पर सीन में ट्विस्ट आ जाता है। वह हीरो को देखती है, हीरो उसे देखता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यह देखकर पूरा परिवार बार बार इन्हें उलझन में देखता है, जिससे पूरा सीन कॉमेडी से भर जाता है। असिस्टेंट मैनेजर कोई और नहीं बल्कि हीरो की कॉलेज क्रश जीसो है। फिर ये दोनों बाहर जाकर बात करते हैं। वह हैरान होने का नाटक करता है, कहता है सोचा नहीं था इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ देखूंगा। जीसो पूछती है तुम्हारे घर से हमारा होटल काफी दूर है ना? यांगडम कहता है अरे ज्यादा नहीं, बस 3-4 घंटे की जर्नी है। फिर वह कहता है ऑनलाइन आपके होटल के रिव्यूज अच्छे हैं, इसीलिए मैंने यह जगह चुनी। जीसो मुस्कुराकर पूछती है या फिर तुम्हें पता था मैं यहीं काम करती हूँ, इसीलिए मुझे देखने के लिए ही यह जगह बुक की है? वह इनकार करता है और कहता है यह तो बस इत्तेफाक है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर यांगडम उस पर भरोसा कर लेती है। वह हंसते हुए कहती है मुझे भी कॉलेज में लगा था कि जब तुमने प्रपोज किया और मैंने मना किया तो शायद तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं? वह खुशी से पूछती है। हीरो तुरंत कहता है मैंने तो मजाक किया था, क्या तुमने सच में मान लिया? जब तुमने ना कहा तभी मैंने भूल गया था, अब तुमने याद दिलाया तो फिर से याद आ गया। और बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। लेकिन सच ये है कि जब उसने मना किया तब यांगडम ने पब्लिक प्लेस की परवाह नहीं की थी, बस स्टैंड पर बैठकर ऐसे रोया था जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह चर्च के पास बैठकर खूब रोया। इतनी सारी बातें करने के बाद भी वह यहीं रुका नहीं, सबके सामने खुद को और ऊंचा दिखाने के लिए कहता है मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। वह भी वाह वाह सुपर सुपर कहकर इस बात को सच मान लेती है। इस तरह पार्टी चलती रहती है। अंदर सभी लोग पार्टी में गाने गाते, डांस करते और खूब मजे करते हैं। उसी में यांगडम की माँ भी अपने दामाद को बार बार गोद में उठाकर बहुत खुश होती है। जी सोवल का मैनेजर अजीब है। वह उसे अकेले बुलाकर कहता है इधर देखो, क्या मैंने कभी तुमसे शादी के लिए कहा? मैंने बस कहा कि मुझसे प्यार करो, मेरे साथ डेट पर चलो, क्या मैं इतना ही पूछ रहा हूँ? वह उसे परेशान करता है। होटल उसके परिवार का है, इसलिए जी सोवल को डर है कि अगर उसने मना किया तो नौकरी न चली जाए। वह न इनकार कर पा रही है न हाँ, इसी उलझन में है। उसी समय शहर के सेंटर में एक ट्रक आता है। वे दिखाते हैं कि एक केमिकल कंपनी की बिल्डिंग के सामने ट्रक रुकता है। ड्राइवर बाहर आकर ट्रक का वॉल्व खोलता है और छोड़ देता है। इतने में कंपनी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आकर कहते हैं कि यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है। लेकिन ड्राइवर के खोले वॉल्व से सफेद धुआं निकलने लगता है। उधर होटल में हीरो की माँ का बर्थडे पार्टी खत्म हो गया है। सारे रिश्तेदारों को विदा करने के बाद वे कहते हैं कि अब हम भी निकलते हैं। यांग नंग इधर देखता है तो उसकी माँ बचा खाना पैक करवा रही होती है। उसकी पुरानी क्रश भी इसी होटल में काम करती है ना? माँ की इज्जत बनाए रखने के लिए दादी हमेशा कहती हैं कि ये चीजें छुपा कर रखो, लेकिन हीरो की माँ सीधे हीरोइन से कहती है कि ये पैक करने के लिए प्लास्टिक बैग्स दे दो। ये देखकर शर्मिंदा यांग नंग अरे बाप रे सोचकर दूसरी तरफ मुड़ता है तो वहाँ उसके पापा, चाचा और बाकी सब शराब की बोतल छुपा रहे होते हैं। ओरे लालचियों, यहाँ हीरो का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। उसी समय ट्रक ड्राइवर ने जो सफेद रंग की गैस छोड़ी थी वह बहुत तेजी से शहर की सारी गलियों में फैल जाती है। शुरू में लोग उस धुएं को देखकर सोचते हैं कि यह कोई कोहरा है और उत्साहित होकर फोटो खींचते हैं। लेकिन जैसे ही वह धुआं उन तक पहुंचता है वे थोड़ी दूर जाकर खुद को बुलाते हैं और अगले ही पल सबकी आंखें और त्वचा जलने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स में वहाँ सब तड़पने लगते हैं। वे मर जाते हैं। जो लोग दूर से देख रहे थे वे भी गैस से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन कहीं छुप नहीं पाते। दरवाजा बंद कर लें तो भी गैस छोटी दरार से अंदर आ जाती है। इस अफरा तफरी में एक गाड़ी रुक नहीं पाती और सामने गैस सिलेंडर ले जा रहे एक टेम्पो से टकरा जाती है। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। इसी दौरान गैस सिलेंडर उड़ता हुआ हीरो के होटल की खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। सबको डर लगने लगता है कि पता नहीं यह सिलेंडर कहाँ फटेगा और हम कब मर जाएंगे। हीरो, उसकी माँ, पापा, बहनें, कजिन्स, उसका परिवार, होटल का स्टाफ, हीरोइन सभी बहुत तेजी से भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि सभी लोग बाहर सबको भागते देख यंग हीरो को शक होता है और वह आगे जाकर देखता है। वहाँ गैस में फंसे लोग मर चुके होते हैं। यह देखकर हीरो दौड़ता है और सबकी सुरक्षा के लिए सबको फिर से बिल्डिंग के अंदर जाने को कहता है। सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन हीरो की तीसरी बहन कार लाने बाहर जाती है और उसे पता नहीं चलता कि गैस फैल चुकी है। वह माँ को पुकारती है और चिल्लाती है। उसका भांजा उसकी तरफ दौड़ता है। यह देखकर योगिना तुरंत उसे उठाकर अंदर ले जाती है और परिवार के पास छोड़ देती है। बिना देरी किए वह वहाँ मौजूद लोगों को बचाने दौड़ पड़ती है।
अभी गैस पूरी तरह से यहाँ नहीं फैली है, इसलिए हीरो की बहन अभी भी जीवित है। लेकिन जब उसे बिल्डिंग के अंदर लाकर टेबल पर लिटाकर देखते हैं तो उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका होता है और वह सांस लेने के लिए बहुत ही तकलीफ में जीवन मरण के बीच संघर्ष कर रही होती है। यह देखकर सब बहुत डर जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके अपना पता बताते हैं। हीरो एक कोट निकालकर उसका चेहरा पानी से साफ करता है और एम्बुलेंस आने तक उसकी मदद करने की कोशिश करता है। एम्बुलेंस कब आएगी? गैस ने पूरी गलियों को अपनी चपेट में ले लिया है और धीरे धीरे फैल रही है। नायक तुरंत सभी को छत पर जाने के लिए चिल्लाता है। उसी समय सरकार को भी पता चलता है कि पूरे शहर में जहर फैल चुका है, तो वे उस इलाके के सभी लोगों को तुरंत छत पर जाने के लिए आपातकालीन कॉल कैसे भेजते हैं? नायक उसे वहाँ से उठाकर होटल के कर्मचारियों के साथ सारी सीढ़ियाँ चढ़ता है। दुर्भाग्य से वह छत पर जाता है और दरवाजा बंद होता है। अब इस दरवाजे को खोलने के लिए उसे पहली मंजिल पर जाना होगा, लेकिन वहाँ पहले ही गैस फैल चुकी है। नीचे नहीं जा सकते, इसलिए सभी मिलकर दरवाजा तोड़ने की कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर एक खरोंच भी नहीं आता। वे मैनेजर से कहते हैं, तुम इस जगह के इंचार्ज हो, कुछ करो। वह कहता है, इसे खोलने का एक तरीका है। हमारे पास चाबी होनी चाहिए या उस तरफ जाकर कोई डोर ऑन लॉक करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। वह कहता है कि इस दरवाजे को कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता। उसी समय शहर के बाहर हाईवे पर जहरीली गैस से बचकर निकले लोगों के लिए पुलिस एक छोटा रेस्क्यू सेंटर शुरू करती है और जल्दी सभी को मेडिकल सहायता देती है। यहाँ शहर से बाहर निकलने वाले लोगों की इस ट्रैफिक को देखकर समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसी समय न्यूज में अधिकारी बताते हैं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है या इमरजेंसी आती है तो हर बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर और गैस मास्क होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। यह मास्क आपको 15 मिनट तक मेरी पर्सनल क्लास से प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही सरकार की ओर से सभी रेस्क्यू वैन शुरू कर दी गई हैं। सभी लोग ऊंची छतों पर चले जाएं। आपको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आएंगे। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स कम हैं, इसलिए जहां ज्यादा लोग फंसे हैं वहां को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा वे समझाते हैं। मास्क पहनने से इस जहरीली गैस का कोई असर नहीं होगा, यह समझकर मैनेजर अच्छे से बच निकलता है। उसे लगता है कि ये मास्क उसके काम आएंगे, तो वह मास्क छुपा देता है। तभी हीरो के दोनों कजिन्स कहते हैं, हमारे पास मास्क हो तो हम नीचे जाकर चाबी ला सकते हैं। ये सुनकर मैनेजर को भी आइडिया अच्छा लगता है। वह छुपाए मास्क निकालकर कहता है, ये लो, मुझे अभी मिले हैं, जाकर ले आओ। फिर कहता है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे, लेकिन उन्होंने तो बस यूं ही कह दिया था। अब सच में जाने को कहने पर डर लगता है तो वे मना कर देते हैं। यह सब ऐसे ही चल रहा था कि यांगनम की बहन ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, बस होश में रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी उम्र को देखते हुए उसके माता पिता और परिवार घबराए हुए थे। उनकी नर्वसनेस देखकर समझ में आ गया कि अगर हम यहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे और सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यह समझकर अपने परिवार को बचाने के लिए उसने बड़ा फैसला लिया, ऐसा दिखाया जाता है। वह रूफटॉप डोर खोलने के लिए उस तरफ जाकर अनलॉक कर सकता है, ऐसा होटल मैनेजर ने कहा था। यह याद आ जाता है। वहाँ वेटर वॉटसन को धक्का देकर सामने के कांच को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वह उस तरफ से दरवाजा खोलने की सोचता है। खुद को रस्सी से बांधकर बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी कंगारू के पिता कहते हैं, नहीं बेटा, मत जा, और उसे रोकते हैं। इससे पहले कि वह कुछ कह सके, माँ को सच्चाई पता चलती है और वह स्लो मोशन में दौड़ती हुई आती है। ये देखकर यंगन इतना डर जाता है कि अगर पकड़ा गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ जाता है और कूद जाता है। उसकी इस हरकत से बेचारा पूरा परिवार घबरा जाता है, लेकिन किस्मत से वह सामने वाली बिल्डिंग की जाली को पकड़ लेता है। इतनी ऊंचाई से बच्चा गिरने वाला था, यह देखकर परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मूर्खता में वह वहाँ लटकता है जैसे वह रस्सी हो। वे फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन पास में खड़े जी-सो को लगता है कि आप ही उन्हें मारने वाले हैं। अगर ऐसे ही खींचते रहे तो यंग नंग नीचे गिरकर झर के केस में फंस सकता है और फसल वहीं रुक जाएगी। यंग नंग बिल्डिंग की ओर सुरक्षित जाता है। जी-सो भी रॉक क्लाइंबर है, इसलिए उसे उसकी योजना समझ में आ जाती है और वह यंग नंग की मदद के लिए कुछ फेंकता है। देखते हैं कि वह क्या है, तो पता चलता है कि दीवार चढ़ने के लिए ग्रुप के चॉक पीसेस और रॉक क्लाइंबर्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक काराबिनर होता है। हीरो उसे देखकर धन्यवाद कहता है और रस्सी को रेलिंग में बांधकर फिर से होटल की छत पर कूद जाता है। यहाँ यह व्यक्ति बारमैन है। वह उन दीवारों को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कई जोखिम उठाते हुए लगभग रूफ टॉप तक पहुँचने ही वाला होता है। यह सब नीचे से देख रहे उसके माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जब वह थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है, तभी सुरक्षा के लिए यंग नंग ने जो रस्सी बांधी थी वह खत्म हो जाती है।
अब रूफटॉप तक पहुंचने के लिए वह एक बड़ा जोखिम उठाता है। तुरंत अपनी बांधी हुई रस्सी को हटा देता है और बिना किसी सेफ्टी मशीन के फिर से वहीं से शुरू करता है। अब अगर वह थोड़ी सी भी गलती करता है या हल्का सा भी चूक जाता है तो उसकी मौत तय है। फिर भी यंग नंग बिना डरे एक जंप लगाता है। वह शेर की मूर्ति को पकड़कर मुश्किल से टॉप तक पहुंचता है। यह देखकर नीचे उसका परिवार बहुत खुश होता है। वे इसलिए खुश हैं कि उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। यांग नम कॉलेज में सीखी रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स से आज अपने परिवार को बचा पाने पर खुद को हीरो जैसा महसूस करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और वह अंदर आता है, उसके माता पिता सोचते हैं कि वे उसे गले लगाएंगे, लेकिन वे रोते हुए उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, इतना साहस क्यों दिखाया, अगली बार ऐसा किया तो मार डालेंगे। और फिर यांग नम को जोर से गले लगा लेते हैं। अब वे छत पर आ गए हैं। इसके बाद वे ऊपर उड़ रहे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखकर उसे सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। वे एच के आकार में खड़े होकर अपने फोन की फ्लैशलाइट ब्लिंक करते हुए हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं। उसी समय न्यूज में बताया जाता है कि ट्रक में जो जहरीली गैस लाकर छोड़ी गई थी वह किसने और क्यों की। उस व्यक्ति का नाम यंग है, उम्र 51 साल है। उसने जिस केमिकल कंपनी के सामने ट्रक पार्क करके जहरीली गैस छोड़ी थी, उस कंपनी को इस व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया था। लेकिन जब उनके काम की जरूरत पूरी हो गई तो उन्होंने यंग को कंपनी से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, यंग ने जो भी आविष्कार किए थे उनके पेटेंट्स भी उसे नहीं दिए। इसी वजह से उनके बीच एक बड़ा कोर्ट केस भी हुआ, लेकिन उसमें भी यंग हार गया। सब कुछ खो देने के बाद उसे बहुत अन्याय महसूस हुआ। समाज से बदला लेने के लिए उसने एक नया जहर तैयार किया और उसके साथ साथ शहर के सभी लोगों को मारने की योजना बनाई। दूसरी ओर हीरो और उसके साथी मदद के लिए काफी देर तक जोर जोर से चिल्लाए और कई तरह से कोशिश की, लेकिन ऊपर की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नहीं देखा। तभी हीरोइन देखती है कि छत के चारों ओर बड़े बड़े LED विज्ञापन लगे हुए हैं। उन तेज रोशनी के बीच इनका फ्लैशलाइट सिग्नल उतना चमकदार नहीं दिख रहा था। इसी वजह से ऊपर वाले लोग अब तक उन्हें नहीं देख पाए थे। यह समझकर कि उन्हें नहीं देखा गया है, वह जल्दी से दौड़ती है और उन सभी लाइट्स को ऑन और ऑफ करके एक बड़ा सिग्नल देती है, जिससे इस बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी उन्हें देख लेता है। वे कंटेनर नीचे उतारते हैं और सभी को उसमें चढ़ा लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी समस्या आ जाती है। इस कंटेनर में सिर्फ 20 लोगों को ही चढ़ाया जा सकता है। इसलिए यांग नंग और जीसू के चढ़ने से पहले ही वह रेस्क्यू ऑफिसर कहता है, रुकिए, वेट लिमिट एक्सीड हो जाएगी, कोई और मत चढ़ो, अगर चढ़ोगे तो केबल कट जाएगा, ऐसा कोई कहता है। यह सुनकर यांगनम कहता है, पापा मैं उतर जाता हूँ, तुम ज्यादा यंगनम हो। लेकिन हीरो चाहे जितना भी मना करे बिना सुने कहता है, नहीं आप लोग चले जाइए, अगर पीछे से कोई और हेलीकॉप्टर आता है तो मैं उसमें आ जाऊंगा, आप लोग बिना डरे चले जाइए। वह सबको भेज देता है। जिस मैनेजर ने जीसो को प्यार करने की बात कही थी, वह कहीं हीरो को देखकर मदद मांगने न आ जाए, इसलिए छुप जाता है। इस तरह हेलीकॉप्टर चले जाने के बाद वहाँ सिर्फ जीसो और यांगनम ही बचते हैं। ये दोनों बहादुरी से कहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम पीछे वाले हेलीकॉप्टर में आ जाएंगे। सब लोग चले जाने के बाद दोनों रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगला हेलीकॉप्टर कब आएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वह इस तरफ आए ही ना। हीरो तो बाकायदा रोते हुए जीसो के पास कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैंने अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही ऐसा एक्ट किया था, ऐसे ही। वह कुछ कहने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करेगा, लेकिन यह पागल डरता है कि कहीं वह ना कह दे, इसलिए बचने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम मना कर दोगी तो मैं इस शहर की सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा, बस। जब मणिविल दुखी होकर बैठा होता है, तभी अचानक वहाँ एक और हेलीकॉप्टर आ जाता है। इन दोनों को जैसे अपनी खोई हुई जान वापस मिल जाती है और वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बैठे लोग भी इन्हें देख लेते हैं, लेकिन जब वे पास की बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जब पूछा जाए कि 2 लोगों को बचाना है या 20 लोगों को, तो कोई भी 20 लोगों को ही चुनेगा। इतना ही नहीं, जहरीला धुआं भी उनकी ओर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हीरो सोचता है कि यहाँ रुकने से अच्छा है कि और ऊंची बिल्डिंग पर जाएं, ताकि रेस्क्यू करने वालों के लिए उन्हें ढूंढना आसान हो। इसलिए दोनों मिलकर रस्सियां, पानी की बोतल, क्रैकर्स और वहाँ जो भी काम आ सकता है सब कुछ एक बैग में डालकर निकलने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ हीरो का परिवार सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुँच जाता है। वहाँ उसकी बहन का इलाज करवाकर डॉक्टर बताते हैं कि उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे भर्ती कर लिया जाता है। हीरो की माँ पौधों को लेकर परेशान है और यही चिंता घर के सभी सदस्यों में है। सबको फिक्र है कि यंगनम को क्या हुआ, वह जिंदा है या नहीं, किसी को पता नहीं चलता और सब घबराए रहते हैं। हीरो के पिताजी कहते हैं कि अगली बैच के सर्वाइवर्स में तुम्हारा बेटा नहीं आया है। यह जानकर वे एक टैक्सी मेरे बेटे को
मैं उसे बचाने के लिए शहर लौटता है। उसके साथ यंगनम कजिन और बच्चा भी है। हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जीसो और यंगनम सेफ्टी सूट, टेप और मास्क पहनकर तैयार होते हैं और पास की बिल्डिंग में जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वे बिल्डिंग में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ लोग फैल चुके हैं। ये लोग मास्क पहनकर 15 मिनट हो चुके हैं। इनके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा मास्क है। हीरो वह मास्क पहनकर हीरोइन से कहता है कि वह वहीं रुके, वह उसके लिए मास्क लाने जा रहा है। लेकिन हीरो की बात जीसो को सुनाई नहीं देती, जिससे वह गलतफहमी में पड़ जाती है कि यंगनम उसे अकेला छोड़ गया। अब उसका मास्क काम नहीं कर रहा और यह जगह जहरीली गैस से भर रही है। जीसो एक कमरा देखकर मुश्किल से उस पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ हीरो नीचे जाकर अगर एक्सचेंजर होता है तो वहाँ से मास्क ले लेता है। ऊपर आई जीसो अब कहीं जा नहीं सकती और उसे लगता है कि हीरो उसे छोड़ गया है, इसीलिए वह उसे गालियाँ देती है। वह रोती है। तभी अचानक वे ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि बाहर जाना नामुमकिन हो जाता है। जीसो और यंगनम सेफ्टी सूट, टेप और मास्क पहनकर नीचे उतरते हैं और पास की बिल्डिंग की ओर भागते हैं। वहां पहुंचने पर देखते हैं कि पूरी तरह जहर फैल चुका है। मास्क पहने 15 मिनट हो जाते हैं। इनके पास सिर्फ एक अतिरिक्त मास्क बचा है। हीरो वह मास्क पहनकर हीरोइन से कहता है कि वह वहीं रुके और वह उसके लिए मास्क लाने निकलता है। अन्य को जीसो की बात सुनाई नहीं देती, इसलिए वह गलत फहमी में पड़ जाती है कि यंगनम उसे अकेला छोड़कर चला गया। अब उसका मास्क भी काम नहीं कर रहा है और यह जगह पूरी तरह जहरीली गैस से भरती जा रही है, इसलिए जीसो वहाँ एक कमरे में बड़ी मुश्किल से चढ़ जाती है। दूसरी ओर हीरो भी नीचे जाकर फायर एक्सटिंग्विशर के पास से मास्क लेकर आता है। ऊपर आई जीसो अब कहीं जा नहीं सकती और उसे छोड़कर चले गए हीरो को गालियाँ देती है। वह रोती रहती है। तभी अचानक पीछे से हीरो आ जाता है। मास्क पहनते ही उसे समझ में आता है कि उसने हीरो को गलत समझा था और वह रोते हुए कहती है कि शायद वह कुछ कहकर चला गया होगा और मैं बेवजह इतनी डर गई। अब जब उन्हें मास्क मिल गए हैं तो वे दोनों वहाँ से पास के एक जिम में चले जाते हैं। किस्मत से वहाँ तक जहरीली गैस नहीं पहुँची होती। दोनों जिम में पंखे के सामने खड़े होकर अपने ऊपर लगी सारी गैस को हटा लेते हैं, फिर मास्क उतारकर फेंक देते हैं। इतनी दूर इतनी मेहनत से दौड़कर आकर थक जाते हैं, पानी पीते हैं और फिर आगे कहाँ जाना है इसकी योजना बनाते हैं। यहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए दोनों मिलकर जिम में रखे डंबल्स में रस्सी बांधते हैं ताकि उस तरफ जा सके। वे डंबल्स को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनका वजन ठीक से टिक सके। फिर एक एक करके रस्सी पकड़कर उस तरफ जाना शुरू करते हैं। पहले जीसो क्रॉस करती है, लेकिन डंबल्स उसके वजन से हिलने लगते हैं। फिर भी किसी तरह वह सफलतापूर्वक उस तरफ पहुंच जाती है और हीरो के आने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती है। लेकिन यहीं पर उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जीसो जिस जगह खड़ी है उसके पास ही वेंटिलेशन पैनल्स होते हैं, जिससे उस बिल्डिंग के अंदर की जहरीली गैस इन पैनल्स के जरिए उसके पास आ जाती है। अगर वह हीरो के लिए रस्सी पकड़कर वहीं खड़ी रहती है तो उसकी मौत हो जाएगी। यह देखकर यांगनम बिना देर किए फिर से बिल्डिंग में लौटता है और जीसो के पास जाकर चिल्लाता है कि मेरे बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो, जल्दी वहाँ से निकल जाओ। उसे पता है कि वह सही है, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर जाने का मन नहीं करता। उसी समय जहरीली गैस पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। अब जीसो को लगता है कि शायद यांगनम वापस नहीं आ पाएगा और वह दुखी हो जाती है। फिर वह एक और भारी टंबल 1 किलो से ज्यादा वजन का फेंकता है और मास्क पहनकर धुएं से बाहर आता है। यहाँ से दोनों एक बड़ी बिल्डिंग की छत तक पहुँचते हैं और वहीं से रिस्की हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। रेस्क्यू करने वाले सबसे पहले वही लोगों को बचाते हैं जहाँ भीड़ होती है, इसलिए इन दोनों को एक आइडिया आता है। वे चालाकी से वहाँ के कटआउट्स और कार्डबोर्ड की मूर्तियों को इकट्ठा कर एक जगह इस तरह खड़ा कर देते हैं कि लगे जैसे वहाँ 120-130 लोग हैं और ऊपर सिग्नल भेजते हैं। इसी दौरान उन्हें सामने की बिल्डिंग के ट्यूशन सेंटर में कई टीनेज बच्चे फंसे होने का पता चलता है। लॉक हो जाने की वजह से वे बच्चे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी ओर हीरो के पिता सोचते हैं कि अगर ये रास्ता नहीं है तो मैं कोई और रास्ता देखूंगा, जाकर अपने बेटे को बचाऊंगा और वे एक अलग रास्ते से चोरी छुपे रिपोर्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। चोरी छुपे दूसरे रेस्क्यू टीम పిల్లల్ని సేవ్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతారు. అంతే రెండోసారి కూడా హెలికాప్టర్ ని వదులుకున్నాక बेटा भी शहर में एस्केप అవుతామన్న హోప్ మొత్తం పోతుంది. मुझे पता नहीं ఇదే సమయంలో సిటీ మధ్యలో ఉన్న ఒక పెట్రోల్ బంక్ బ్లాస్ట్ దాని ఎఫెక్ట్ కి పాయిజనస్ గ్యాస్ మొత్తం ఇంకా స్పీడ్ గా పైకి లేవడం మొదలవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు నార్మల్ బిల్డింగ్స్ ఎక్కితే సరిపోదు, ఏదైనా పెద్ద స్కై స్క్రేపర్ ఎక్కాలి. అప్పుడే
తప్పించుకునే ఛాన్స్ అయినా ఉంటుందని మళ్ళీ వేగంగా బిల్డింగ్ కి బిల్డింగ్ జంప్ చేస్తూ వాళ్ళ ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడతారు. మరోవైపు రిపోర్టర్స్ ఆ డ్రోన్ ని ఆపరేట్ చేసి హీరో వాళ్ళని కనిపెట్టిస్తారు. అండ్ ఈ విషయం టీవీ ఛానల్ వాళ్ళకి తెలిసి యాంగ్నమ్ ఇంకా జీసో తప్పించుకుంటారా లేదా చూద్దామని ఆ ఫుటేజ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. హాస్పిటల్లో తన అంకుల్ ని మిస్ చేస్తూ ఏడుస్తున్న యాంగ్నమ్ మేనల్లుడు టీవీలో అతన్ని చూసి వెంటనే హీరో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ విషయం చెప్తాడు. ఇక్కడ వీరు హీరో వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళని అందరూ టెన్షన్ గా సర్వైవల్ కోసం పిలుపడి పోరాటం మొత్తం చూస్తుంటారు. వీళ్ళిద్దరూ టార్జన్స్ లా బిల్డింగ్ కి బిల్డింగ్ జంప్ చేస్తూ బ్యాలెన్స్ తప్పుతూ రూఫ్ టాప్స్ మీదకి పరిగెడుతూ ఒకరికి ఒకరు తాళ్లు కట్టుకుని ఎత్తైన బిల్డింగ్ ఎక్కుతూ వెంటే స్ప్రెడ్ అవుతున్న పాయిజనస్ గ్యాస్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి నానా తంటాలు పడతారు. వీళ్ళ ఈ అడ్వెంచర్ అంతా దేశం మొత్తం పాపులర్ అయిపోతుంది. స్ట్రీమర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అని అందరూ వీళ్ళని హ్యాపీ చేసి వీళ్ళు తప్పించుకోవాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఇక్కడే వీళ్ళకి ఇంకో పెద్ద సమస్య వచ్చి పడుతుంది. యాంగ్నమ్ ఇంకా జీసో ఇప్పుడు ఏ బిల్డింగ్ లో అయితే ఉన్నారో అక్కడి నుంచి పక్క బిల్డింగ్ కి వెళ్లాలంటే మధ్యలో చాలా పెద్ద గ్యాప్ ఉంటుంది. దాన్ని వీళ్ళు నార్మల్ గా క్రాస్ చేయలేరు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలోనే వీళ్ళని ఫాలో చేస్తున్న ఆ డ్రోన్ కూడా బ్యాటరీ పై షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. దాంతో లైవ్ టెలికాస్ట్ కూడా కట్ అయిపోతుంది. అంతే వీళ్ళిద్దరికి ఏం జరిగిందో తెలియక అందరూ చాలా కంగారు పడతారు. యాంగ్నమ్ ఇంకా జీసో కూడా ఇంత దూరం కష్టపడి పరిగెడుతూ వచ్చి ఇక్కడ ఇరుక్కున్నామే అని చాలా హోప్లెస్ గా ఫీల్ అవుతారు. ఆ గ్యాస్ కూడా వీళ్ళ వైపుకి వచ్చేస్తుంటుంది. అంతే బ్రతకమని వీళ్ళిద్దరు నమ్మకం కోల్పోయి అక్కడే కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు సడన్లీ ఒక డ్రోన్ లేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఆ తర్వాత ఇంకొకటి. ఒక్కసారిగా 7-8 డ్రోన్స్ వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ ని చేరుకుంటాయి. లైవ్ టెలికాస్ట్ చూసిన ప్రజలు వాళ్ళకి ఆయనంత హెల్ప్ చేయడం కోసం ఆ డ్రోన్స్ ని పంపించారు. మళ్ళీ లైవ్ టెలికాస్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈ డ్రోన్స్ ని చూసిన యాంగ్నమ్ కి ఒక ఐడియా వచ్చి చాక్ పీస్ తీసి కింద ఒక డ్రాయింగ్ డ్రా చేసి నేను మూడేసి ఒక తాడిస్తా. దాన్ని తీసుకువెళ్లి ఆపోజిట్ బిల్డింగ్ ఆ ముందు ఒక పెద్ద పైప్ కనిపిస్తుంది కదా, దానికి తగిలిస్తావా అని ఆ డ్రోన్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసే వ్యక్తిని హెల్ప్ అడుగుతాడు. అతను కూడా ఓకే చెప్పి ఈ డ్రోన్ ఆ తాడుని తీసుకువెళ్లి ఆ పైప్ కి చెప్పినట్టే తగిలిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి యాంగ్నమ్ ఇంకా జీసో రాక్ క్లైంబర్స్ యూస్ చేసి ఆ క్యానిస్టర్ కి తాడు కట్టి వీళ్ళిద్దరూ స్వింగ్ అటువైపు వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటారు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అనుకోకుండా వీళ్ళిద్దరూ సగం దూరం వెళ్లి మధ్యలోనే ఆగిపోతారు. అందులోనూ ఆ పైప్ వీళ్ళ బరువు తట్టుకోలేక కొంచెం కొంచెంగా రోప్ కూడా పడిపోతూ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో షార్ప్ గా ఆలోచించిన జీసో వెంటనే బ్యాగ్ లో నుంచి ఒక కత్తి తీసి రోప్ వీళ్ళు వచ్చిన డైరెక్షన్ లో కట్ చేసేస్తుంది. దీనితో స్వింగ్ అయి వీళ్ళిద్దరూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటారు. అలా ఫైనల్ సీన్ లో వీళ్ళిద్దరూ కింద పడిపోవడంతో డ్రోన్ సిగ్నల్ కట్ అయిపోతుంది. ఇది టీవీలో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ వీళ్ళు చనిపోయారని షాక్ అయిపోతారు. టీవీలో చూసి వీళ్ళని రెస్క్యూ చేయడం కోసం బయలుదేరిన హెలికాప్టర్ ఈ సమయంలో వాళ్ళు లాస్ట్ గా పడిపోయిన ప్లేస్ ని రీచ్ అవుతారు. చుట్టూ చెక్ చేసి వాళ్ళు కనిపించకపోయేసరికి నిజంగానే వాళ్ళు చనిపోయారని పైలట్ మిగతా వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి హెలికాప్టర్ తిప్పుతున్న సమయంలో అక్కడున్న ఒక క్రేన్ మీద నుంచి క్రాకర్స్ లైట్ చేసిన డ్రోన్ చిన్న లైట్స్ కనిపించి ఏంటో అని దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే లక్కీలీ యాంగ్నమ్ ఇంకా జీసో క్రేన్ మీద ఇంకా ప్రాణాలతోనే ఉంటారు. ఇలా ఆ హెలికాప్టర్ వచ్చి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తుంది. యాంగ్నమ్ ఫ్యామిలీ అంతా పరిగెట్టుకు వెళ్లి అతన్ని హక్ చేసుకుంటారు. ఇలా వీళ్ళ మధ్య ఎమోషనల్ రియూనియన్ అయిపోయాక యాంగ్నమ్ జీసో దగ్గరికి వెళ్లి తనిచ్చిన క్యారబిన్ తనకి తిరిగిస్తాడు. కానీ జీసో ఈ రోజు ఇది చాలా హెవీగా ఉంటుంది, ఇంకో రోజు ఇవ్వని అంటుంది. యాంగ్నమ్ కి ఏం అర్థం కాక ఇది హెవీ ఏంటి అని అంటాడు. అప్పుడు జీసో అవును చాలా హెవీ, ఈ రోజు ఇంకో రోజు మనం మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పుడు ఇవ్వని అంటుంది. అప్పుడే మన మట్టిపుర హీరోకి తన అతన్ని మళ్ళీ మీట్ అవ్వడానికి పిలుస్తుందని అర్థమై 32 పళ్ళు కనిపించేలా నవ్వుతూ అవునవును ఇది చాలా హెవీ, ఇంకో రోజు మీట్ అవుదామని అంటాడు. అట్ ద సేమ్ టైం సిటీలో బాగా వర్షం పడడం మొదలవుతుంది. ఈ రెయిన్ వాటర్ కి ఊర్లో ఉన్న టాక్సిక్ గ్యాస్ మొత్తం న్యూట్రలైజ్ అయిపోతున్నట్టు చూపించి ఈ మూవీని చేస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే హైప్ చేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటారు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అనుకోకుండా వీళ్ళిద్దరూ సగం దూరం వెళ్లి మధ్యలోనే ఆగిపోతారు. అందులోనూ ఆ పైప్ వీళ్ళ బరువు తట్టుకోలేక కొంచెం కొంచెంగా రోప్ కూడా పడిపోతూ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో షార్ప్ గా ఆలోచించిన జీసో వెంటనే బ్యాగ్ లో నుంచి ఒక కత్తి తీసి రోప్ వీళ్ళు వచ్చిన డైరెక్షన్ లో కట్ చేసేస్తుంది. దీనితో స్వింగ్ అయి వీళ్ళిద్దరూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటారు. అలా ఫైనల్ సీన్ లో వీళ్ళిద్దరూ కింద పడిపోవడంతో డ్రోన్ సిగ్నల్ కట్ అయిపోతుంది. ఇది టీవీలో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ వీళ్ళు చనిపోయారని షాక్ అయిపోతారు. టీవీలో చూసి వీళ్ళని రెస్క్యూ చేయడం కోసం బయలుదేరిన హెలికాప్టర్ ఈ సమయంలోనే వాళ్ళు లాస్ట్ గా పడిపోయిన ప్లేస్ ని రీచ్ అవుతారు. చుట్టూ చెక్ చేసి వాళ్ళు కనిపించకపోయేసరికి నిజంగానే వాళ్ళు చనిపోయారని పైలట్ మిగతా వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి హెలికాప్టర్ తిప్పుతున్న సమయంలో అక్కడున్న ఒక క్రేన్ మీద నుంచి క్రాకర్స్ లైట్ చేసినట్టు చిన్న లైట్స్ కనిపించి ఏంటో అని దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే లక్కీలీ యాంగ్నమ్ ఇంకా జీసో క్రేన్ మీద ఇంకా ప్రాణాలతోనే ఉంటారు. ఇలా ఆ హెలికాప్టర్ వచ్చి వీళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తుంది. యాంగ్నమ్ ఫ్యామిలీ అంతా పరిగెట్టుకు వెళ్లి అతన్ని హక్ చేసుకుంటారు. ఇలా వీళ్ళ మధ్య ఎమోషనల్ రియూనియన్ అయిపోయాక యాంగ్నమ్ జీసో దగ్గరికి వెళ్లి తనిచ్చిన క్యారబిన్ తనకి తిరిగిస్తాడు. కానీ జీసో ఈ రోజు వద్దు, ఇది చాలా హెవీగా ఉంటుంది, ఇంకో రోజు ఇవ్వని అంటుంది. యాంగ్నమ్ కి ఏం అర్థం కాక ఇది హెవీ ఏంటి అని అంటాడు. అప్పుడు జీసో అవును చాలా హెవీ, ఈ రోజు వద్దు, ఇంకో రోజు మనం మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పుడు ఇవ్వని అంటుంది. అప్పుడే మన మట్టిపుర హీరోకి తను అతన్ని మళ్ళీ మీట్ అవ్వడానికి పిలుస్తుందని అర్థమై 32 పళ్ళు కనిపించేలా నవ్వుతూ అవునవును ఇది చాలా హెవీ, ఇంకో రోజు మీట్ అవుదామని అంటాడు. అట్ ద సేమ్ టైం సిటీలో బాగా వర్షం పడ్డం మొదలవుతుంది. ఈ రెయిన్ వాటర్ కి ఊర్లో ఉన్న టాక్సిక్ గ్యాస్ మొత్తం న్యూట్రలైజ్ అయిపోతున్నట్టు చూపించి ఈ మూవీని ఎండ్ చేస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే హైప్ చేసి లైక్ చేసి
చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.